आज के इस प्रोग्राम में हमारे साथ हैं मुर्तज़ा खान साहब, जो कि फाउंडिंग मेंबर्स में इनका शुमार किया जाता है। पीडीपी के हवाले से फॉर्मर लेजिस्लेटर भी है, एडवोकेट भी है, कानून को अच्छी तरह जानते हैं। बहुत शुक्रिया खान साहब पहले आपका हमें वक्त देने के लिए। सबसे पहले हम बात करेंगे जो इस वक्त मामला बना है SC ST का। जो पहाड़ी कम्युनिटी है वो कह रही है कि हमें ST की रिजर्वेशन है वो मिलनी चाहिए, लेकिन इस पे जो गुज्जर बकरवाल जो कम्युनिटी है वो मुसलसल सरापा एहतजाज है। आपका क्या टेक है ज़ाती तौर पर इस पे? देखिए, बेसिकली अगर आप देखें कि ये दोनों कम्युनिटीज़ जो हैं इनमें डिफरेंस क्या है, और मैं अगर आपसे काउंटर क्वेश्चन ये करूं कि आप कितनी देर पहले से ये जानना शुरू हुए हैं कि जम्मू कश्मीर में पहाड़ी कम्युनिटी भी कोई कम्युनिटी है? क्योंकि उर्फ़ आम में यहाँ वादी कश्मीर के अंदर जो कश्मीरी नहीं जानता है, कश्मीरी बोल नहीं सकता है या कश्मीरी एथनिसिटी से नहीं है, वो सारे के सारे मजमूई तौर पर गुजर शुमार होते थे। ये कुछ पिछले चंद बरस हुए हैं कि इनके बीच की डिस्टिंक्शन जो है वो वाज़ेह हुई है, और उसका एक रीज़न है। और रीज़न ये है कि कश्मीर के कंटेक्स्ट में हिस्टोरिकली इसको सेम कम्युनिटी ट्रीट किया जाता रहा, लेकिन उसके अंदर से बाइफर्केशन करके गुजर कम्युनिटी को आइडेंटिफाई करके उनको कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कुछ राइट्स दिए गए, और पहाड़ी जो थे उनको वहाँ से बाहर निकाल दिया गया। अब होता यह है कि जब एक ही तरह के हालात में दो कम्युनिटीज़ रह रही हैं और उनके एक सेगमेंट को आप निकाल के कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स दे के लाइफ उनकी बेटर करने की कोशिश कर रहे हैं, दैट्स गुड। लेकिन साइमल्टेनियसली जो दूसरी कम्युनिटी है वो जिस वक्त मार्जिनलाइज हो जाती है तो उनके अंदर एक आवाज़ बुलंद होना शुरू होती है। और ये जो गुजर और पहाड़ी का सिलसिला है ये भी डायरेक्टली इसी तरह की एक सिचुएशन है। 91 में गुजर कम्युनिटी को कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के तहत शेड्यूल ट्राइब के अंदर लाया गया। हालांकि इनकी बूदोबाश, उठना बैठना, हालात ज़िंदगी बिल्कुल यकसां हैं, चूँकि ये एक ही इलाकों में आबाद हैं, और उनमें से फिर एक तबके को कुछ मराद मिली हैं, दूसरा जो है वो उसकी वजह से मार्जिनलाइज जब होना शुरू हुआ तो इन्होंने भी अपनी डिमांड जो है उसको प्रोजेक्ट करना शुरू किया। और फिर 91 में जब गुजर्स को शेड्यूल ट्राइब मिला, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने बाकायदा कुछ गाइडलाइंस तय की हैं कि किसी भी कम्युनिटी को शेड्यूल ट्राइब बनाने से पहले ये चीज़ें पूरी की जानी चाहिए। अब वो रुकावटें जो आ गई, उन हर्डल्स को पार करते करते एक टाइम लग गया, और जब ये बीजेपी की गवर्नमेंट आई तो फिर इसको सीरियस तरीके से प्रोजेक्ट किया गया कि अगर आपने इस सोसाइटी को यकसां सिचुएशन में रहने वाले लोगों के साथ अगर इंसाफ करना है तो फिर इनको दोनों को मिला के इनको ऐड पार करना पड़ेगा। ज़ाती तौर पर आप समझते हैं कि वाकई जो पहाड़ी कम्युनिटी है वो इसका हक रखती है ST स्टेटस का? मैंने जैसे कि पहले अर्ज़ किया, जम्मू कश्मीर की जो हिस्ट्री है वो हमें ये बताती है कि यहाँ पे जब ये हुआ सेटलमेंट हुआ, सर वाल्टर लॉरेंस ने कश्मीर का सेटलमेंट किया, और वो भी जिस वक्त कम्युनिटीज़ को डिफ़ाइन करते हैं, जब गुजर्स को डिफ़ाइन करने पे आते हैं सर वाल्टर लॉरेंस, उसमें जो खसाइल हैं, आदतें हैं, बूदोबाश है, वो पहाड़ियों का बताया है। लैंग्वेज उनकी जो है वो पहाड़ियों की जो है उसको आइडेंटिफाई किया है एज गुजर लैंग्वेज। कहने का मतलब ये है कि ये इतनी इंटरमिंगल्ड हैं, एक ही तरह के हालात में दोनों कम्युनिटीज़ रह रही हैं, तो कोई जवाज़ ही नहीं है कि उनमें से एक ज़बान बोलने वाले को आप कॉन्स्टिट्यूशनल वो एक ख़ास मराद दे दें और दूसरे को इग्नोर कर दें, जबकि वो यकसां हालात में रह रहे हों। तो इसमें तो कोई शक वाली बात ही नहीं है। मैं खाली नहीं कह रहा हूँ, इस पर जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने काम किया है, जो कॉन्स्टिट्यूशन के तहत कमेटीज़ यहाँ पे कायम हुई हैं, उन कमेटीज़ ने भी ये जस्टिफाई किया है कि ये यकसां हालात में रहने वाले लोग हैं, इसलिए लाजिम है कि इन दोनों को हाँ एक ही तरह के। अमित शाह का विजिट है अगले मंथ जम्मू कश्मीर का। कहा जा रहा है कि जो पहाड़ी कम्युनिटी है बेसब्री से उनका इंतज़ार कर रही है। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि जब से ये रिजर्वेशन का मामला इन दो कम्युनिटीज़ के अंदर पैदा हुआ है, क्या आप समझते हैं कि ये ऑन द बेसिस ऑफ पॉलिटिक्स या वाकई ये इनके राइट्स के हवाले से बात की जा रही है, या इनको वोट बैंक के लिए ये सब कुछ किया जा रहा है? नहीं, देखिए, एक आप कह लीजिए एक पर्टिकुलर सिचुएशन इमर्ज हुई 370 के जाने के बाद, आने मतलब उसके एब्रोगेशन के बाद, और वो सिचुएशन ये थी कि जम्मू कश्मीर में शेड्यूल ट्राइब्स को या शेड्यूल कास्ट को पॉलिटिकल रिजर्वेशन ये कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोवाइडेड थी, लेकिन जम्मू कश्मीर में सिर्फ शेड्यूल कास्ट को वो रिजर्वेशन थी, शेड्यूल ट्राइब्स को नहीं थी।
तो अब इसकी बाद जब 370 चला गया तो डिलिमिटेशन भी नहीं, जब ये चला गया 370 चला गया और रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जम्मू कश्मीर में नाफज हुआ, तो रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में ये प्रोवाइड किया गया कि अब शेड्यूल्ड ट्राइब्स को भी पॉलिटिकल रिजर्वेशन होगी असेंबली के अंदर प्रोपोर्शनेट टू देयर पॉपुलेशन। और फिर उतना ही नहीं, बल्कि साथ में ये भी था कि उनकी रिजर्वेशन उन एरियाज में होगी जहाँ पे उनकी लार्जेस्ट पॉपुलेशन है। अब होता क्या है कि कोइंसिडेंटली गुजर्स और पहाड़ीज जो हैं ये एक ही इलाकों में आबाद हैं। लार्जेस्ट पॉपुलेशन गुजर्स की भी वही है जहाँ मेजॉरिटी ऑफ पहाड़ीज आबाद है। अब जब वो पॉलिटिकल रिजर्वेशन जो आइडेंटिफाई करने लगे और डिलिमिटेशन बीच में आया, तो उन्होंने जो कंस्टिट्यूंसीज आइडेंटिफाई की वो कंस्टिट्यूंसीज हैं जहाँ पे 64% ऑफ पहाड़ीज जो हैं वो आबाद है। तो इन वे आपने 64% पहाड़ीज को पहले ही एक ही झटके में बाहर निकाल दिया। अब उससे पहले क्या था, सर्विसेज में रिजर्वेशन थी, प्रोफेशनल कॉलेजेस में रिजर्वेशन थी, कहीं कहीं पंचायत वगैरह के ये जो इंस्टीट्यूशंस हैं इनमें रिजर्वेशन थी। अब क्या होता है कि अब असेंबली में भी रिजर्वेशन हो गई और पहाड़ी से ऐसे कम्युनिटी जो हैं वो उससे बाहर हो गए। तो उस वक्त हमने ये प्रोजेक्ट किया, होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को हम डेलीगेशन की सूरत में मिले, हमारे लीडर्स मिले। मुजफ्फर हुसैन बेग जो हैं वो पहाड़ी कल्चरल एंड वेलफेयर फोरम के सरपरस्त हैं, उन्होंने टेकअप किया अपने लेवल पे। यहाँ आज तो एक मुसीबत ये खड़ी हो गई है कि हर 10-20 लोग किसी जगह जमा होके बना देते हैं और वो क्या करते हैं फिर अपनी प्रोजेक्शंस करते हैं वो पॉलिटिकल रीजंस के लिए या मशहूरी के लिए, दोनों अतराफ है ये। लेकिन जिन लोगों ने साइलेंटली काम किया है उसमें मुजफ्फर हुसैन बेग साहब हैं, वो सरपरस्त आला हैं। इसी तरीके से अब्दुल्ला खान थे, लॉ मिनिस्टर थे जब, तो उन्होंने वो 4% रिजर्वेशन वाला जो इशू है उसको प्रेस किया और उसको अल्टीमेटली किसी जगह तक लेके गए। तो जो जेन्युइन लोग हैं वो काम करने वाले वो अपनी जगह पे। साहब, इस वक्त जो अब इन कम्युनिटीज़ के बीच में जो खला पैदा हुआ है, जो इंतशार पैदा हुआ है, आप क्या समझते हैं कैसे इनको मनवाने की जो रिकमेंडेशन है या हम कहेंगे कि सजेशन है, कैसे आप करेंगे? देखिए, जो सेनर एलिमेंट है दोनों तरफ वो इस चीज़ को मानते हैं कि ये लोग सदियों से एक ही जगह पे भाइयों की तरह आबाद हैं, इनके बीच में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। लेकिन ये जो मशहूरी वाला एलिमेंट है ना, इसकी वजह से प्रॉब्लम्स हुई हैं, चाहे वो पहाड़ी हों चाहे वो गुजर हों, और वो सस्ती शोहरत है कहीं कहीं। हालांकि ये रिजर्वेशन होने से गुजर भाइयों का कोई नुकसान नहीं होने जा रहा है, क्योंकि रिजर्वेशन का लॉ ये है कि किसी भी स्टेट में प्रोपोर्शनेट टू द पॉपुलेशन जो है वो रिजर्वेशन होती है। आज अगर गुजर 10% हैं जम्मू कश्मीर में, ऑलरेडी शेड्यूल्ड ट्राइब हैं, 8% 10% अगर पहाड़ीज भी उसमें आ जाते हैं तो वो उसी 10% के अंदर नहीं होंगे। वो जो प्रोपोर्शन है वो लॉ के मुताबिक बढ़ाई जा सकती है, बाकियों को भी अकोमोडेट करना है। ये इसका मतलब हरगिज़ नहीं है खुदा न ख्वास्ता कि अगर गुजर और पहाड़ी जो है इनको शेड्यूल्ड ट्राइब करार दे दिया जाएगा तो बाकी कम्युनिटीज़ जो हैं वो उनके अपने राइट्स हैं, कहीं इकनॉमिकली वीकर सेक्शंस हैं, कहीं सोशल कास्ट हैं, कहीं ओबीसी है, जहाँ जहाँ जो जिसका ड्यू बनता है उसको मिलेगा। लेकिन ये खाली पॉलिटिक्स जो लोकल पॉलिटिक्स है, ये लोकल पॉलिटिक्स की वजह से ये सारी सिचुएशन इन्होंने की है। रहा सवाल आपका ये कि ये क्या मुमकिन है कि इसको रिकनसाइल हो जाए दोनों, ये वक्ती बात होती है। ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम ये रिकनसाइल होगा, और जब ये रिकनसाइल हो जाता है दोनों कम्युनिटीज़ कर लेती हैं उसके बेटर रिजल्ट्स होंगे। ये जो आज ये सिचुएशन क्रिएट करने की कोशिश की गई है इसके मुकाबले में। तो अच्छा, अब हम आपसे जानना चाहेंगे कि जो 5 अगस्त 2019 के बाद जम्मू कश्मीर के सियासी हालात बने, तो आप इसको कैसे देखते हैं? क्योंकि आप फॉर्मर लेजिस्लेटर भी रह चुके हैं और पीडीपी के साथ आप काफ़ी टाइम तक वाबस्ता थे, अभी भी एक पार्टी के साथ आप वाबस्ता है, गालिबन पीसी के साथ। हाउ डू यू सी दैट? देखिए, जहाँ तक 5 अगस्त के बाद की सिचुएशन है, मैं एज ए स्टूडेंट ऑफ लॉ, मेरी ये कंसीडर्ड ओपिनियन है कि 370 को 5 अगस्त 2019 से पहले ही इसको ख़त्म किया जा चुका था। ये खाली एक लाश पड़ी हुई थी और उस लाश को बीजेपी ने उठा के दफन कर दिया, या कह लीजिए उसका अंतिम संस्कार कर लिया, क्योंकि दफन का अगर हम कहेंगे तो उनको फ़ायदा शायद ना मिले, उनको अंतिम संस्कार से ज़्यादा फ़ायदा मिलना। ये इसका अंतिम संस्कार इन्होंने किया, इसके अंदर कोई जान बाकी नहीं थी। अब मैं उसकी एक मिसाल देता हूँ, और वो ये है कि 370 में जो एक ख़ास प्रोविज़न थी वो ये थी कि जम्मू कश्मीर के पास अपना चीफ मिनिस्टर था और अपना सदर रियासत था। 12th अमेंडमेंट जब हुई यहाँ पे सादिक साहब के ज़माने में, तो सदर रियासत का ओहदा भी ख़त्म कर दिया गया और प्राइम मिनिस्टर का भी।
प्राइम मिनिस्टर के ओहदे को भूल जाइए आप, अगर उसका नंबरदार भी रख दें तो भी चलेगा क्योंकि उसकी पावर्स वही है। लेकिन सदर रियासत से क्या फ़र्क पड़ा, वो इम्पॉर्टेंट है और वही 370 की रूह थी। 370 के उस प्रोविज़न में सदर रियासत को जम्मू कश्मीर की असेंबली चुनती थी। अब जब वो ख़त्म कर दिया गया तो यहाँ पे कौन लाया सदर रियासत के बदले आपने? गवर्नर। और गवर्नर को कौन अपॉइंट करता है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अब सदर रियासत को अगर यहाँ की हुकूमत को तोड़ना है तो उसको ये पता होता था कि अगर मैं इस हुकूमत को तोड़ूंगा, इसी असेंबली से कल मैं री इलेक्शन करवाऊंगा तो मेरा क्या हशर होगा, वो मुहतात रहेगा। लेकिन जिस वक्त गवर्नर को दिल्ली वालों ने भेजा है तो फिर वो दिल्ली की मर्जी के मुताबिक उसको चलना था। तो वो जो स्पिरिट थी वो 1965 में 370 की ख़त्म कर दी। और ऊपर से ये भी देखिए कि उस अमेंडमेंट के बाद 1975 तक असेंबली को ये इख्तियार बाकी था कि अगर वो वज़ीर आज़म को और सदर रियासत के ओहदे को दोबारा से बहाल करना चाहें तो कर सकते थे। लेकिन जनाब शेख साहब ने 1975 में जब इंदिरा के साथ अकार्ड किया, उस अकार्ड के बाद उन्होंने वो इख्तियार जो है वो भी सरेंडर कर दिया। उसके बाद से असेंबली को वो इख्तियार नहीं रहा कि ये ओहदे वापस बहाल कर सकें, तो ये 370 ख़त्म हुआ। लेकिन मुर्तज़ा साहब, इसमें एक पॉइंट है कि कहा जा रहा है कि अभी हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मौजूद थी, हमारा अपना फ्लैग था, 370 था, इसमें लैंड प्रोटेक्शन थी, जॉब प्रोटेक्शन थी। ये कौन कह रहा है? मतलब जो अभी अगर तो नेशनल कॉन्फ्रेंस ये कह रही है तो मेरा उनसे सवाल है कि अगर आपको 1954 पे जाना है या 57 पे जाना है तो फिर आपने 75 में क्यों ये पावर सरेंडर की है? अगर आपके दादा जान जो हैं वो पावर सरेंडर कर रहे हैं और आज आप उसकी दुआई देते हैं तो क्या ये लोगों को बेवकूफ़ बनाने के मुतरादिफ नहीं है? असल बात जो है, असल बात ये है जिसको मैं एज ए स्टूडेंट ऑफ लॉ और एक पॉलिटिकल वर्कर के देखता हूँ, वो आर्टिकल 35A था जिसके अंदर आपको जॉब्स की सिक्योरिटी थी, यहाँ बाहर से कोई बंदा नहीं आएगा, प्रॉपर्टी खरीदने पर पाबंदी थी, बाहर से कोई नहीं आएगा। बिल्कुल ठीक। वो जो पार्ट है वो वाक़तन वो सबसे बड़ी ज़्यादती है। उसका हल ढूंढने के लिए लोगों को मेहनत करनी चाहिए, हम सबको मिलकर। और उसमें खुदा न खास्ता मैं मायूस नहीं हूँ। 300 आप इसको 35A को छोड़ दीजिए, आप इसको कोई दूसरा नाम दे दीजिए। 370 को बचाने के लिए, बहाल करने के लिए मैं कहूँगा कि क्या सुप्रीम कोर्ट के बगैर भी कोई रास्ता है? देखिए, बाल तो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के पास है और आपको ये नहीं भूलना चाहिए कि 1982 में शेख साहब ने एक रीसेटलमेंट एक्ट जो है वो पास किया था। रीसेटलमेंट एक्ट के तहत हमारे भाई जो 47 में या 65 में बॉर्डर पार करके दूसरी तरफ चले गए थे, उनके लिए गुंजाइश थी कि वो वहाँ से परमिशन लेके वापस आके यहाँ पे सेटल हो सकते हैं। उसको 1983 में सुप्रीम कोर्ट के पास चैलेंज कर दिया गया। 83 के बाद आज कितने साल हो गए हैं? कोई 41 साल हो गए हैं। आखिरी हियरिंग उसकी हुई थी रंजन गोगोई चीफ जस्टिस थे जब 2019 में। उसके बाद से वो केस नहीं लगा। तो कहने का मतलब ये 1983 से लेके वो केस आज रीसेटलमेंट वाला पेंडिंग है। तो आपके 370 को कोई जल्दी सुन के फैसला करके इसको रेस्टोर करेगा, ये किसको चट्टी पड़ी है? चलिए मुर्तज़ा साहब, अब हम जानना चाहेंगे आपसे कि जो इस वक्त ऑन ग्राउंड बीजेपी दावा कर रही है कि हालात बिल्कुल नॉर्मल है, 5 अगस्त के बाद जम्मू कश्मीर की जो फ़िज़ा है वो बिल्कुल तब्दील हुई, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, मानते हैं आप? मैं नहीं मानता हूँ इस चीज़ को। मैं इसलिए नहीं मानता कि जब तक आप जम्मू कश्मीर में बाकायदा इलेक्शन करवाएँ, साफ शफाफ इलेक्शन करवाएँ जिसमें लोगों की पार्टिसिपेशन हो, आउट ऑफ विल उनकी पार्टिसिपेशन हो, डंडे के ज़ोर पर पार्टिसिपेशन नहीं हो। जब ये लोग उस डेमोक्रेटिक प्रोसेस में शामिल होंगे उसके बाद जो सिचुएशन इमर्ज होके आएगी, वहाँ से असल जो है ये रास्ता जो है ये इस वाला अमन वाला वो शुरू हो सकता है। आए रोज़ नई नई पॉलिटिकल पार्टीज इमर्ज हो रही है और इसकी जो ज़िंदा मिसाल है वो डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी है। आप आज़ाद के कांग्रेस की दस्तबरदारी को, उनके इस्तीफ़े को और अपनी एक नई पार्टी बनाने को कैसे देखते हैं और आपका रिएक्शन इस पर? देखिए, मैं इसको दो जावियों से देखता हूँ। एक तो ये कि आज़ाद साहब जो हैं वो उम्र के अब उस हिस्से में जहाँ पे वो शायद ये समझते हों कि मेरे पास उतना ज़्यादा वक्त नहीं है कि मैं इंतज़ार करूं कि दिल्ली में कांग्रेस जो है वो फिर रिवाइव होगी, फिर उसके बाद हम उसको फिर वो किसी तरीके से अपना कोई रोल उसमें वो प्ले कर सकेंगे। तो शायद उन्होंने ये समझा। और एक मिसाल हमारे पास उससे पहले भी मौजूद है
कि मुफ्ती मोहम्मद शहीद साहब ने जिस वक्त अपने आप को एक घुटन में पाया कांग्रेस में, तो उन्होंने रुख किया रियासत का, और यहाँ पे उनका वो एक्सपीरियंस काफ़ी सक्सेसफुल भी रहा। तो शायद वो भी एक उनके सामने रहा होगा कि हम जम्मू कश्मीर में वापस अपना कोई रोल अदा करें। एक ये पहलू है इसका। और दूसरा एक पहलू ये है कि इस जम्मू कश्मीर के हवाले से जो पॉलिटिक्स दिल्ली से हमेशा चलती रही है, उसके क्या क्या वो जो है पस मंज़र होते हैं, उसके बारे में कोई सर्टेनिटी से नहीं कह सकता। बस मैं उस पर इतना ही कहूँगा, उसकी तफसील में नहीं जाऊँगा। अभी आप अपने ज़ाती सियासी उस पहलू को हमसे अगर शेयर करेंगे कि आपने पीपल्स कॉन्फ्रेंस ज्वाइन किया था, लेकिन आप कहीं खामोश नज़र आ रहे हैं, उसकी वजह? पॉलिटिक्स इज़ अ वेरी सीरियस बिजनेस, दैट्स ऑल आई हैव टू से ऑन दिस। मीनस कहीं नाराज़गी है? नहीं, कोई नाराज़गी नहीं, कोई नाराज़गी नहीं है। देखिए, यहाँ पे हर कोई अपना रोल प्ले कर रहा है, अपने अपने ढंग से कर रहा है। पार्टी ऑलवेज मीन्स कि आप एक आइडियोलॉजी को लेके एक ग्रुप ऑफ पीपल और उसके फॉलोइंग के साथ एक एजेंडा को परस्यू करते हैं। ऐसा नहीं कि इन फ्यूचर या इन कमिंग डेज हम मुर्तज़ा खान साहब को कहीं और पर देखेंगे किसी पॉलिटिकल पार्टी? नहीं, मेरे ख्याल से ऐसा नहीं है, क्योंकि मेरा ये बिलीफ है कि जम्मू कश्मीर में मोर और लेस हर कोई पार्टी जो है ये एक ही एजेंडा को फॉलो करती है। हम बीजेपी को गालियां देते हैं, फिर उसी बीजेपी के साथ दूसरे दिन हुकूमत बना लेते हैं। एक दिन हम उसकी हुकूमत में शामिल होते हैं, दूसरे दिन उसको यहाँ ले आते हैं, और फिर तीसरे दिन हम ये कहते हैं कि ये बुरी जमात है। कांग्रेस अपनी कन्वीनियंस से वही एजेंडा चला रही होती है। जैसा कि मैंने अर्ज़ किया, ये बीजेपी को हम ब्लेम करते हैं 370 के एब्रोगेशन के लिए, लेकिन 1952 से 1975 तक इसी कांग्रेस ने इस जम्मू कश्मीर में इसकी जो ऑटोनॉमी थी 370 या 35A था, उसके क्या असर किया है वो यहाँ के अवाम के सामने है। तो यहाँ किसी पार्टी के अंदर मुझे कोई ज़्यादा डिफरेंस नज़र नहीं आता, कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस, PDP, ABC, वटेवर। अच्छा, पॉलिटिकल स्कोप कहाँ देखते हैं आप इस वक्त मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स का, जहाँ तक स्कोप का ताल्लुक है, अभी जो एब्रोगेशन के बाद हालात हैं? देखिए, मेरा ये फर्म बिलीफ है कि लेट्स नॉट बी फूल द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ठीक, एक दिन हम उनको ये कहें कि 370 के साथ जो है वो हाथ लगाना बारूद के बराबर है, कल तक हम उसके साथ शामिल थे। आज हम यहाँ देखें, मुझे बड़ी तकलीफ़ हुई। मैंने कुछ दिन पहले उमर अब्दुल्ला साहब का एक इंटरव्यू सुना, और वो एक रिस्पॉन्सिबल पॉलिटिशियन है, अपराइट आल्सो, लेकिन उन्होंने कहा जी कि हम सेंटिमेंट पॉलिटिक्स पे इलेक्शन लड़ेंगे। दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। हमें लोगों को ग्राउंड रियलिटीज़ बतानी चाहिए। हमें ये उनको बताना चाहिए कि 370 मिलने वाला आपको किसी सूरत में वापस नहीं है, बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि जब ये मौजूद भी था तो ये आपको किसी तरह की प्रोटेक्शन नहीं दे पा रहा था। असल बात जो है वो है 35A के राइट्स जो हैं। अगर नागालैंड ये कह सकता है कि जब हमारा अपना कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए और फ्लैग होना चाहिए, अगर नागालैंड की डिमांड को सेंटर कंसीडर करना शुरू करता है, उससे पहले मुर्तज़ा खान यहाँ से उठ के खड़ा होगा कि बाबा हमारा तो राइट बनता है, हम एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड रखने वाली स्टेट थे, आपने हमारे साथ ये ज्यादती की, ठीक है आप नागालैंड को उनका फ्लैग और कॉन्स्टिट्यूशन दे दीजिए, लेकिन उससे पहले हमें कंसिडर कीजिए। वो लॉजिक वाली बात है। बाकी ये हम अपने नौजवानों को गुमराह करने के लिए हम कहें कि नहीं जी 370 में लेके आऊँगा, जैसे हम किसी ज़माने में वो रेशमी रुमाल, वो सब्ज़ रुमाल और पाकिस्तानी नमक दिखा के कई दहाइयों तक हमने पॉलिटिक्स की। मेरे ख्याल से वी आर पास्ट दैट स्टेज। हमें इस पे अब जो है बैंक नहीं करना चाहिए, हमें अपनी नई जनरेशन को फैक्ट्स बताना चाहिए, रियलिटी से उनको रूबरू करना चाहिए। मुर्तज़ा साहब, कहीं ऐसा ना हो कि आवाम आपसे कहें कि जिस लहजे में आप बात करते हैं ये लहजा कहीं बीजेपी का भी है? हरगिज़ नहीं। ये वो सच है जिसको मेरा देखने वाला आज नहीं तस्लीम करेगा, आज के 5 साल बाद करेगा, 10 साल बाद करेगा, लेकिन ये वो रियलिटी है जिसको मुर्तज़ा खान दीवार पर लिखा हुआ देख रहा है। हो सकता है मेरा दूसरा साथी इसको 2 साल बाद देखे, 5 साल बाद देखे, लेकिन यही जम्मू कश्मीर की हकीकत है। आखिर पर हम जानना चाहेंगे कि जो इस वक्त जम्मू कश्मीर के मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल लीडर्स का जो सियासी कद है, क्या आप महसूस कर रहे हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या बीजेपी ने उसको कहीं ना कहीं नीचे कर दिया है? देखिए, आप किसी के कद को उस वक्त तक नीचे नहीं कर सकते जब तक आप खुद उसके लिए मौका फराहम ना करें। जिस वक्त मेरे सामने मैं डबल स्पीक में रहूँगा, मैं ऐसी बातें करूंगा जिसको दूसरे को कंट्राडिक्ट करने का मौका मिलेगा, डिस्क्रिपेंसीज होंगी उसके अंदर, कुदरती बात है मेरा कद जो है वो नीचे आएगा। लेकिन मैं अगर सच बोलूँगा, और कितना तलख भी हो वो सच,
कोई आपके कद को छोटा नहीं कर सकता, हम खुद करते हैं अपना कद। चलिए, बहुत शुक्रिया हमें अपना कीमती वक्त देने के लिए। बहुत नवाजिश, बहुत नवाजिश। तो नाज़रीन, ये थे हमारे साथ एडवोकेट मुर्तज़ा खान साहब। इनके साथ हमने मुख्तसर गुफ्तगू की। प्रोग्राम में एक और अहम शख्सियत के साथ हाजिर खिदमत होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।